तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज को कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर तीन चीजें पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है। स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है ये हम सब जानते हैं, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, वही क्या कहलाता है? चार्ज। अब मैंने बोला भाई चार्ज की जो हम स्टडी कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? तीन तरह से स्टडी करते हैं। पहला हम केस लेके चलते हैं कि भाई जो मेरा चार्ज है वो रेस्ट पे है, चार्ज एट रेस्ट। दूसरा हम बात करते हैं जो मेरा चार्ज है एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तीसरा हम बात करते हैं भाई अब हमारा चार्ज करने लगा एक्सेलरेशन। सबसे पहले किस पे था? रेस्ट, फिर किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ किया इसने मूव, फिर आया हमारा चार्ज इन एक्सेलरेशन। अब देखो जब बात करेंगे चार्ज एट रेस्ट की तो हम पढ़ेंगे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और हमारा कैपेसिटर हो गया, और छोटे मोटे हमारे टॉपिक हो गए। जब हम बात करेंगे चार्ज एट मोशन तो हम पढ़ेंगे हमारा मैग्नेटिज्म। तो इसमें आएगा हमारा मैग्नेटिज्म हो गया, एसी करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। ये सारे चैप्टर इसमें आ गए। इन दोनों में एक कॉमन आता है जो होता है हमारा करंट। करंट इन दोनों को इंक्लूड करके बन जाता है चैप्टर। जब हम बात करते हैं भाई एक्सेलरेशन की, यहां पे आता है हमारा ईएम वेव। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ईएम वेव। ये पूरा हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। तुम्हारी फर्स्ट बुक पूरी इसमें कवर हो जाएगी। जो तुम्हारी फर्स्ट बुक है पूरी इस टॉपिक के अंदर कवर हो जाएगी। फर्स्ट बुक में पढ़ा क्या है? बस चार्ज के बारे में पढ़ा है। जो हमारी एनसीईआरटी बुक है 12th क्लास की, फर्स्ट बुक में सारा क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सब हमने क्या पढ़ा है उसमें? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। पहला क्या बोलते हैं? चार्ज एट, दूसरा, तीसरा। इन्हीं तीन को मिलाकर तुम्हारा पूरी फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी। तुम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे चार्ज एट रेस्ट से, जिसके अंदर क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब भी क्या होता है? रेस्ट होता है। तो वही हम बात करेंगे कि किस तरह हमारा इसमें वर्किंग होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या नए नए हम लॉ पढ़ेंगे, इसमें सारी चीज जानेंगे। फिर हम इसके बारे में बात करेंगे और एंड में इसके बारे में बात करेंगे। तो यही हमारा पूरा सिलेबस है फर्स्ट बुक का। इस पर कंसंट्रेशन करना है। ये 2-3 महीने चलेगा हमारा, अच्छे से पूरे मेहनत से करना है। जितना हो सके उतने न्यूमेरिकल इसमें करते जाओ, नोट डाउन कर लो। तो चलो बात करते हैं हमारे नए चैप्टर का, जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला चैप्टर है हमारा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रुके हुए चार्जों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चार्ज होता क्या है। हमेशा याद रखना है चार्ज क्या है? किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से या तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करे, या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करे, या मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करे। किस तरह कर रहा है वो हम आगे चैप्टर में जानते जाएंगे। तो हमने जान लिया भाई चार्ज क्या होता है। डेफिनेशन लिखो इसकी। इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच it experiences or produces electric or magnetic effect। लिख लिया? अच्छा बात करते हैं कैसी क्वांटिटी होती है। याद रखना चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए भाई? इसकी यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट सब जानते हो क्या होती है? जूल या कुलाम? या जूल कुलाम? कुलाम। याद रखना है यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कुलाम होती है हमारी। मैंने बोला भाई और क्या हो सकती है? स्टैट कुलाम। स्टैट कुलाम भी हो सकती है। दोनों के बीच रिलेशन पूछा जाए तो 1 कुलाम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर कितना कुलाम? 9 स्टैट कुलाम। ये रिलेशन याद रखना। 1 कुलाम कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कुलाम। कभी भी रिलेशन पूछ ले तो तुम्हें याद होनी चाहिए। अच्छा बात कर लेते हैं
इसकी कूलाम जो है हमारी यूनिट चार्ज की, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, या फिर सिंपल टर्म में बोले कि हमारा जो चार्ज है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, तो हमेशा याद रखना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज प्लस माइनस ई। ये ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी ना हमेशा क्या होगी, प्लस माइनस ई, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये होती है हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्यों हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट, हमेशा याद रखो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही हमारा चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जब इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हो रहा है तो इसलिए हम इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन में लेते हैं, सॉरी इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्या लेते हैं, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट लेते हैं। उसके पीछे का रीजन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम आगे प्रॉपर्टी जानते जाएंगे। अब मैंने बोला भाई हमारे चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। टाइप्स देखे हमने कितने, दो, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये दो चार्जेस होते हैं, पहला क्या पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। मैंने बोला अगर मैं बोल रहा हूं भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ रख दिया, नेगेटिव नेगेटिव को साथ रख दिया, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ रख दिया, नेगेटिव पॉजिटिव को एक साथ रख दिया, अब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इनका नेचर होता है, इस चीज को हमेशा याद रखना। जब भी हम लाइक चार्जेस को एक साथ रखेंगे, लाइक मतलब एक जैसे चार्जेस को, तो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अलग अलग रख दिए तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सब प्रॉपर्टीज ही है हमारी कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, इस चीज को दिमाग में रखो, बहुत बेसिक लेवल पे है, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। अब मैंने बोला कि भाई ये जो मेरा चार्जेस के बारे में हम जान रहे हैं, ये चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है। मैंने बोला भाई दो बॉडीज है हमारे पास, बॉडी ए बॉडी बी, दोनों ही न्यूट्रल है। ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब एक भी प्रोटॉन ना होना, एक भी इलेक्ट्रॉन ना होना, नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होंगे, वो तो हर एटम में होते हैं, बट दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। जब दोनों के नंबर क्या होता है, इक्वल, तो हमारा एटम या हमारी बॉडी क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। अब मैंने बोला भाई यहां से मैंने भेज दिया एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को भेज दिया इधर, तो इसमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए घट गए, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए घट गए, घट गए। जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गए तो क्या इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ा या घटा, घट गया। तो क्या ये बॉडी अब मेरी पॉजिटिवली चार्ज हो गई या नहीं, ये बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। अब वो क्या थी, पहले वो भी न्यूट्रल थी, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन और भेज दिया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ा या नेगेटिव बढ़ा, नेगेटिव। तो ये कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब ये जो मैं भेज रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा किस फॉर्म में जाएगा, इंटीजर के फॉर्म में आएगा। एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो जा सकते हैं, चार जा सकते हैं, 100 जा सकते हैं, 99 जा सकते हैं, बट कभी 2/3 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, कभी 4/5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, कभी 3.2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। डेसिमल और फ्रैक्शन में कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता। इतना सा तो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर तुम उसको भी तोड़ के भेजोगे क्या जा पाएगा, ऐसे थोड़ी नहीं ट्रांसफर होगा। तो हमेशा किस फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 नेगेटिव में। क्या मैंने यहां वैल्यू बताई स्मॉलेस्ट क्या हो सकती है। अब मैं तुम लोगों से बेसिक सवाल पूछ रहा हूं मैथ का है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना। ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 1 कूलम से बड़ा है छोटा, ये प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 1 कूलम से बड़ा है छोटा, कंफर्म छोटा, सोच लो क्यों। बहुत बढ़िया, पावर नेगेटिव है, मतलब 0.0000 करके लंबी चौड़ी हमारी सीरीज बन जाएगी, बट 0 से तो बड़ी हुई लेकिन 1 से छोटी हुई, 1 से क्या होगी, छोटी हो जाएगी। क्यों, डिवाइड करेंगे तो 0.0000 करके जाएगा ना हमारा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। तो इसकी वैल्यू इससे छोटी हुई बड़ी हुई, छोटी। अगर कंफ्यूजन तो देखो मैंने क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट यूनिट, कूलम तो यूनिट है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट में ये तो छोटी होगी हमारी। तो इस चीजों को ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने तुम्हें बता दिया भाई इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, या मैं बोल सकता हूं प्लस माइनस n ई इलेक्ट्रॉन, ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और यही क्या कहलाता है मेरा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
यही क्या कहलाता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज हमें यह बोलता है कि जो मेरा चार्ज है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस एन ई के इक्वल होगा। ये एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा इंटीजर होगा, कंफ्यूज मत होना, ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना है, ये हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है। और ये क्यू क्या है, टोटल चार्ज। ये क्या है, टोटल चार्ज। मैंने बोला भाई एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज गया, क्यू इक्वल्स टू 1 इंटू ई। दो इलेक्ट्रॉन गए तो क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू ई। तो ये क्यू क्या मिला, दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर कितना चार्ज ट्रांसफर किया, यही तो हो रहा है हमारा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, एक बारी में हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो चार्ज भी कैसे गए, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कभी ये मत सोचना कि भी आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं होता। अब एक चीज बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन का खुद का मास होता है, कितना, बहुत बढ़िया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। मैंने बोला भाई मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। मैंने बोला भाई मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, नियरली मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, लगभग दोनों इक्वल ही होते हैं। डेसिमल के बाद थर्ड या फोर्थ डिजिट में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, अदरवाइज पूरे इक्वल होते हैं। बड़ा कौन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास बड़ा होता है, फिर आता है प्रोटॉन और सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन। इसलिए मोस्टली जो चार्ज होता है हमारा एटम में कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। क्योंकि खुद ही सोचो 10 की पावर माइनस 31, 10 की पावर माइनस 27, अगर 27 को मैं 1 लूं तो 1 से कितना ज्यादा, -4, मतलब अपॉन में 10,000, तो 0.0001 करके आ जाएगी हमारी वैल्यू। इतना छोटा हो गया उसके कंपैरिजन में। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम होता है, और जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका बहुत ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इसलिए भले लग रहा हो नंबर डबल है बस, लेकिन नंबर डबल होने पर भी सारा मास कहां कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। इस चीज को रखना ध्यान। क्या समझ आया कॉन्सेप्ट? अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का एक मास था तो क्या ट्रांसफर करेगा तो मास के साथ करेगा, बिना मास के, मास को साथ लेके ही जाएगा। तो मैंने बोला पहले दोनों बॉडी का मास सेम था, दोनों बॉडी का मास क्या सेम है, ये भी 5 किलो वो भी 5 किलो। मैंने बोला यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया बी में, ए से कहां चला गया, बी में। अब बताओ ए का मास बढ़ा या बी का मास बढ़ा, क्यों, बहुत बढ़िया, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके इधर आया, जिस वजह से हल्का सा मास इंक्रीज हो गया। ज्यादा चेंज नहीं हुआ बट इंक्रीज तो हुआ। तो हमें ध्यान रखना है किस केस में बढ़ रहा है, किस में घट रहा है। मैंने बोला अच्छा एक इलेक्ट्रॉन उधर गया था, इसने 3 इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिए, अब किसका ज्यादा हो गया, ए का ज्यादा हो गया। तो ये जो मेरा मास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारा मास है इसके बीच और जो पार्टिकल में मोशन हो रहा है उसके बीच क्या रिलेशन होता है। किसी मूविंग पार्टिकल का मास में चेंज होता है या कांस्टेंट रहता है। तो एक थ्योरी आई थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका मास चेंज होगा, तो उसका मास कांस्टेंट नहीं होगा। जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ, वो इक्वल होता है m0, ये हो गया मेरा रेस्ट मास। जब रेस्ट पे थी जब कितना मास था, अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस v का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर। ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इन चीजों को ध्यान रखना। तो मैंने बोल दिया भाई मोशन के साथ क्या मास में कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, मास की वैल्यू में चेंजेस होते हैं। मैंने बोला कि चार्ज में फर्क पड़ता है, नहीं, चार्ज को मोशन से फर्क नहीं पड़ता, और वही कहलाता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसको और डिटेल में बताऊंगा मैं अभी, लेकिन पहले इसको नोट डाउन कर लो जो हमने लिखा है। अब तक हमने ये जाना कि भाई चार्ज और मास एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, किस तरह रिलेटेड है वो भी जाना। तो एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना, क्या मास बिना चार्ज के रह सकता है, क्या मास बिना चार्ज के रह सकता है, कंफर्म। ये बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल ही तो थी, क्या इसमें कोई चार्ज था, नहीं था, बट क्या मास था, बिल्कुल था। तो मास बिना चार्ज के रह सकता है, बट क्या चार्ज बिना मास के रह सकता है, नहीं। याद रखना चार्ज क्या है,
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। तो मैंने बोला चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता, बट मास बिना चार्ज के रह सकता है, बिल्कुल। जैसे एक न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज कितना? 0। तो दिमाग में बस एक ही बात रखनी है तुम्हें कि न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज होता है 0। तो मास हो और चार्ज ना हो ये पॉसिबल है, बट चार्ज हो और मास ना हो ये बात पॉसिबल नहीं है। इन बेसिक चीजों को याद रखो, चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो, लिख लेना बाद में। अब मैंने बोला कि भाई एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। एक सिस्टम है, आइसोलेटेड है, इसके अंदर मैंने बोला भाई 3 बॉडीज हैं, ए बी सी। ए पे चार्ज बोल दिया मैंने 2 माइक्रोकुलाम, इस पे बोल दिया 3 माइक्रोकुलाम, इस पे बोल दिया -3 माइक्रोकुलाम। अब मैंने बोला इस सिस्टम के अंदर हमने कोई प्रोसेस की, कुछ भी किया, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। अंदर ही कुछ प्रोसेस की और करने के बाद मुझे मिला यहां पे -3 माइक्रोकुलाम +1 माइक्रोकुलाम, यहां पे मिला x माइक्रोकुलाम। मुझे बतानी है इस x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू क्या होगी, कैसे बताएंगे? हमेशा याद रखना, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज क्या होता है? ऑलवेज कंजर्व होता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जब चार्ज ना ही क्रिएट हो रहा ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा, तो मैंने अंदर जो प्रोसेस की कुछ भी किया वो करने से पहले जितना चार्ज था करने के बाद भी चार्ज क्या रहेगा? उतना ही तो रहेगा। तो मैंने बोला पहले कितना था? +2 +3 -3, कितना आ गया? ये तो कैंसिल हो गए, +2 माइक्रोकुलाम। अब मैंने बोला बाद में कितना है? -3 +1 +x, किसके इक्वल होगा? +2 माइक्रोकुलाम के। तो मैंने बोला भाई -3 +1 -2 इक्वल के उधर गया प्लस, तो x की वैल्यू +4 माइक्रोकुलाम। ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +4 माइक्रोकुलाम। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट हमें यह बोलता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा? कंजर्व। आगे जाके पढ़ोगे तुम लोग किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल का पहला लॉ क्या होता था? जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या बोलता है? किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आएगा वहां से उतना ही करंट जाएगा। तो वो भी किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ही बेस्ड है। तो इस चीज को याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमारा किरचॉफ लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। अब बात आती है भाई चार्ज को डिस्कवर किस डिवाइस से किया जाता है? एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप। उसकी हेल्प से हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अब चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, क्या कोई बता सकता है? 3 तरह से होता है। बहुत बढ़िया, हमने पढ़ा है 12th क्लास में। या तो रब कर दो, या फिर एक ही कर दो अर्थिंग, या फिर दोनों को क्लोज ले आओ। 3 मेथड थे हमारे। एक में क्या होता था? अनचार्ज बॉडी को भाई चार्ज बॉडी के पास ले आए। एक में क्या करते थे? टच कर देते थे। एक में रब कर देते थे। यही तो हमारे 3 मेथड थे, उन्हीं 3 से हम उसको कर देते हैं। बेसिक बस पता होना चाहिए मेथड क्या थे, उनमें क्या होता था। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमने क्या क्या जाना? हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया। इस कॉन्सेप्ट को कर लो नोट डाउन। एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला भाई एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें 3 चार्ज प्रेजेंट हैं। 3 नहीं, 4 चार्ज प्रेजेंट है। -2 माइक्रोकुलाम, -3 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम, -x माइक्रोकुलाम। मैंने बोला ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो है +10 माइक्रोकुलाम। बताओ x की वैल्यू क्या होगी? फाइंड x करके बता दो। ये कैपिटल क्यों क्या है? टोटल चार्ज। चलो देख लेते हैं कैसे होगा। मैंने बोला -2 -4 -3 -x किसके इक्वल? 10 के इक्वल। मैंने बोला भाई इन तीनों का सम करेंगे कितना आया? -9 -x इक्वल्स टू 10। माइनस उधर जाके तो आ गया -x इक्वल्स टू
19, तो x इक्वल्स टू -19। यहां कंफ्यूज मत हो जा रहा कि भाई -x लिखा है तो -x निकाल रहा, नहीं, हमसे तो x पूछा है ना। अगर क्वेश्चन में x की जगह -x लिखा होता तब कितना आता, तब हमारा 19 आ जाता प्लस का, बस यही होता है। कर लो नोट डाउन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करके बता दो कैसे करेंगे। जिसको नहीं आया समझ तो ध्यान से देखना। हम एक फॉर्मूला जानते हैं भाई, Q इक्वल्स टू एन ई। ये एन क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मुझे एन की वैल्यू निकालनी है, क्या मैं Q जानता हूं कितना है 1 कूलम, क्या मैं जानता हूं E कितना है, ये भी जानता हूं। तो हमें फाइंड क्या करना है कि भाई मेरा n कितना है। कर सकते हो, कर दो और बताओ कितना आ रहा है। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमें मिल गया n इक्वल्स टू Q अपॉन E। Q होता है 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कर देते हैं सॉल्व करके मिल जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यूनिट क्या होगी, कुछ नहीं। क्यों, हमने तो नंबर निकाला है ना, जब नंबर निकाला है तो यूनिट कुछ नहीं होगी। कर लो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पॉलिथीन पीस rubbed with wool, वूल पता है ना सबको, WOOL, वूल, is found to have of 3 into 10 की पावर 7 कूलम। थ्री इंटू 10 की पावर 7 कूलम। दो पार्ट है क्वेश्चन के, पहला पार्ट लिखो, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। दूसरा पार्ट, is there a transfer of mass from wool to polythene, from wool to polythene। करके बता दो। चलो अब करके देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन में बोला भाई एक पॉलिथीन है, उस पर कुछ चार्ज है। चार्ज कितना गिवन है, 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। पावर ध्यान रखना, -7 कूलम। अब बताओ अगर मैं इसको एक वूल के साथ रब करूंगा तो रब करने पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। मैंने बोला भाई Q इक्वल्स टू एन ई। जब Q इक्वल्स टू मेरा एन ही है तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपॉन ई। Q की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 10 की पावर -7। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -19। दोनों को कर दो सॉल्व, कितना आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 12 क्या, इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन नंबर है ना किसके, इतने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या अब समझ आया, कंफर्म। अब सेकंड में पूछा जा रहा है कि भाई मास भी ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। भाई ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा तो मास तो ट्रांसफर हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन साथ में क्या लेके जाते हैं, मास लेके जाते हैं ना। बट कितना मास गया वो कैसे निकालोगे, कितना मास गया वो कैसे निकालोगे। एक का मास कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो n का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं बोल दूंगा भाई एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो मेरा n इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, n इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, जो कि हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बस ऐसे ही होते हैं हमारे ये क्वेश्चंस। क्या समझ आ गया, बहुत बढ़िया, कर लो नोट डाउन। तो आंसर कितना आया, 16 इंटू 10 की पावर -19। यही आ रहा है यूनिट।
केजी। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो। If 10 की पावर 9 electrons move out of a body to another body every second, full stop, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body, 1 coulomb on the other body करके बता दो। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। हमने देखा कि भाई 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं ये बोल सकता हूं 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर हुआ? ये भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, यही तो होती है। मैंने बोला 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गए, तो चार्ज कितना गया, कर दी इसकी वैल्यू पुट। 1 सेकंड में अगर इतना चार्ज जा रहा है तो 1 कूलम्ब को जाने में कितना टाइम लगा, 1 कूलम्ब को जाने में कितना टाइम लगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर 9 और ये मल्टीप्लाई होगा कितना बचेगा, -10 सेकंड। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? इसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे पता चलेगा भाई 1 कूलम्ब को ट्रांसफर होने में टाइम लगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये तुम्हारा था 7th 8th क्लास वाला क्वेश्चन कि भाई 1 सेकंड में इतना किया तो 10 सेकंड में कितना होगा, वही तो लॉजिक लग रहा है। चलो अब बात करते हैं हम हमारे चार्ज में ट्रांसफर किस किस मेथड से हो सकते हैं, नॉर्मली उसको जान लेते हैं। देखो पहली प्रोसेस होती है हमारी फ्रिक्शन। चार्ज ट्रांसफर करने का पहला तरीका क्या है, फ्रिक्शन। दो बॉडीज को लो, आपस में रब करने लगो। जब रब करोगे तो क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो चार्ज भी तो ट्रांसफर होगे। मैंने दो न्यूट्रल बॉडी ली, जब दोनों को रब कराऊंगा एक से दूसरे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो होगा हमारा। तो इसी चीज को रखना है ध्यान। ये हो गया मेरा पहला मेथड। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, बाय फ्रिक्शन। ट्रांसफर करने का पहला मेथड क्या, बाय फ्रिक्शन। दूसरा आता है बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करोगे, एक चार्ज बॉडी लो, एक अनचार्ज बॉडी लो, दोनों को टच कर दो। एक चार्ज बॉडी लो, एक अनचार्ज बॉडी, दोनों को कर दो टच। टच करते क्या होगा, चार्ज कोशिश करता है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वो तुरंत क्या यहां से करेगा, कूद के दूसरी बॉडी पर आ जाएगा। जब दोनों टच होगी, दोनों एक ही तो बॉडी बन गई। जब दोनों टच हो गई तो टच होती क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ जंप कर जाएगा और दोनों ही बॉडी क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएगी। ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हमारा इंडक्शन। इंडक्शन में क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है। ध्यान से देखना इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। मैंने बोला भाई एक बॉडी है, ये मेरी न्यूट्रल थी, इसके पास में एक और बॉडी ले आया जो कि चार्ज बॉडी है, ठीक है। जब मैं न्यूट्रल के पास इस चार्ज बॉडी को लाया, न्यूट्रल मतलब ना ही पॉजिटिव हो ना ही नेगेटिव हो, नहीं, दोनों हो बट इक्वल अमाउंट में हो। ऐसे नहीं हाँ बोल देना है, सोचा करो। तो मैंने बोला भाई इधर कौन सा चार्ज आ गया, इसकी तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, रहे तो अभी इक्वल अमाउंट में। अब कुछ नहीं करना, अब मैं इसको कर देता हूं अर्थिंग। मैंने क्या कर दी इस बॉडी की, अर्थिंग। अर्थिंग करते ही इस तरफ के जो चार्जेस थे वो कहां चले गए, अर्थ में चले गए। इस तरफ कौन से चार्ज,
पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चलेगा भाई अर्थ में। अब अंदर क्या बचे, अब अंदर बचे सिर्फ नेगेटिव, और मैंने मेरी अर्थिंग जो हो रही थी ना उसको भी हटा दिया। एक तरफ कुछ भी नहीं, एक तरफ नेगेटिव। अब जैसे मैं इस रॉड को हटा दूंगा ये नेगेटिव क्या होंगे, इक्वली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब ये न्यूट्रल बॉडी क्या बन गई, चार्ज बॉडी बन गई हमारी। चार्ज बॉडी इसी तरह बनती है। तो 3 मेथड बताया। पहला मेथड क्या था, बाय फ्रिक्शन या रबिंग बोल सकते हैं। हमने क्या किया, दो चीज को रब कर दिया, फ्रिक्शन बना दिया। दूसरा बाय कंडक्शन, दो कंडक्टर लो उनको आपस में कर दो टच। कंडक्टर पता है ना जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही कर देंगे हम टच, एक को रखना चार्ज एक को रखना अनचार्ज, कुछ इस तरह। ये चार्ज है, ये मेरा न्यूट्रल है भाई, ये अनचार्ज। जैसे ही मैंने टच कर दिया अब इस पे भी क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो ये भी क्या हो गया, चार्ज बॉडी बन गया। तीसरा क्या था, इंडक्शन, जो कि अभी मैंने समझाया। ये तीसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास एक सोप बबल है जिसको हम दे रहे हैं नेगेटिव चार्ज। अब उसका रेडियस बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, या हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन की जरूरत है, क्या बोलोगे, बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, मास इंक्रीज हुआ, मास इंक्रीज हुआ तो साइज इंक्रीज हो गई। जब साइज इंक्रीज हुआ तो रेडियस भी। बहुत बढ़िया, कितने होशियार बच्चे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। मैंने बोला भाई कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है। कूलम्ब्स लॉ पहले तो एप्लीकेबल है छोटी बॉडीज के लिए जो बहुत ज्यादा स्मॉल हो। तो मैंने बोल दिया छोटी बॉडी क्या, कोई स्मॉल चार्ज बॉडी ले लेते हैं। जब भी किसी दो चार्ज बॉडी की हम बात करें, उन दोनों को क्या कर दें हम, क्लोज क्लोज रख दें, तो वो क्या करेगी, एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएगी। अब फोर्स डिपेंड किस पे करेगी, दोनों बॉडीज के नेचर पे। अगर मैंने बोला भाई दोनों बॉडीज लाइक चार्जेस हैं, तो मेरी बॉडी ए और बी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी रिपेल करेगी, रिपेल करेगी। मैंने बोला भाई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अब अट्रैक्ट करेगी। तो यही जो दोनों के बीच फोर्स लग रही है, जो अट्रैक्ट करा रही है या रिपेल करा रही है, उसी का जो फॉर्मूला होगा वो हमें किसने बताया, कूलम्ब्स ने बताया। कूलम्ब्स का क्या कहना था कि भाई ये जो मेरी फोर्स F लग रही है, ये फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। ध्यान रखो अगर नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। यहां मैंने मोड लगाया है। मोड का मतलब क्या होता है कि हम भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r²। ये r क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। कहीं रेडियस मत ले लेना, गलत हो जाओगे। ये क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। कंबाइन करके बन जाता है हमारा फॉर्मूला F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन, और प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट जिसको हम K से बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये जो मेरा कांस्टेंट K है, और यही जो मेरा कांस्टेंट K है, इस K का एक और फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस K की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। क्या हम इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फोर्स R आ गया या मल्टीप्लाई में Q आ गया, डिवाइड में करके निकाल सकते हो। क्या हम इसकी यूनिट बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। फोर्स न्यूटन है, ये आया मीटर, ये है कूलम्ब, ऐसे करके निकाल सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा हमारा। तो डायमेंशन और यूनिट, निकाल के बताओ जल्दी से, इसे पूरा नोट डाउन करो और निकाल के बताओ कैसे निकलेगा। हम देख लेते हैं। हमने बोला भाई डायमेंशन कैसे निकालते हैं, यूनिट की हेल्प से ही तो निकालते हैं। यूनिट क्या होगी, के इधर है, एफ की क्या होती है न्यूटन, ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मीटर स्क्वायर, तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो मेरा चार्ज है यहां मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ गया, तो क्या बन गया पर कूलम्ब स्क्वायर। ये क्या होगी इसकी यूनिट, तो मैंने लिख दिया न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बात कर लेते हैं भाई डायमेंशन कैसे निकाले। देखो न्यूटन mLT-2, m क्या है मीटर, L2। अब आया भाई अपॉन कूलाम, इसको लिख देता हूं इस तरह अपॉन कूलाम। अब देखो कूलाम का कैसे निकालेंगे, कूलाम किसकी यूनिट, चार्ज की। हम जानते हैं कि भाई जो मेरा करंट होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया IT, Q की यूनिट कूलाम, तो यहां पे क्या आ गया A, और ये सेकेंड एम्पियर सेकेंड। एम्पियर जो मेरा करंट है इसके लिए डायमेंशन में क्या यूज करते हैं, A यूज करते हैं, और S के लिए T, तो इसके डायमेंशन क्या हो गए AT, तो यहां आ गया मेरा अपॉन में AT। अब देखो स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर, ये भी 2 ये भी 2, तो इस तरह निकाल दी हमने वैल्यू। अब कर देते हैं सॉल्व। देखो m कितने 1, तो कितना आ गया m, l कितने 1 2 3, l पे आ गया 3, t कितना -2 +2, ऊपर गया तो -4, a कितना, क्या यही आ रहे थे डायमेंशन? बहुत बढ़िया, कर लो। चलो बात कर लेगा भाई ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। ये एप्सिलॉन नॉट है हमारा परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी एक कांस्टेंट है हमारा, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं कि क्या होता है क्या वर्किंग है, नॉर्मल हमारे कांस्टेंट है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी फ्री स्पेस में कितनी फोर्स लग रही है कितनी नहीं लग रही, जो हमारा मीडियम है उसमें कितनी लगेगी कितनी नहीं लगेगी, वही सब बताता है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं भाई ये परमिशन दे रहा है कि भाई इतना ही अलाउड है करना, इससे ज्यादा करना अलाउड नहीं है, और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट परमिशन दे रहे हैं, तो सबके लिए परमिटिविटी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 यूनिट निकाल सकते हो। इसकी क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, 4 पाई उधर गया, कोई खास चेंजेस हुआ नहीं। तो इसकी यूनिट और डायमेंशन जल्दी से निकाल के बताओ, यूनिट क्या होगी और डायमेंशन। करके बताओ जल्दी, बहुत बढ़िया। यूनिट आ गई हमारी, देखो ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया, रेसिप्रोकल तो होगी सारी चीजें, तो इसकी यूनिट होगी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। देखो डायमेंशन भी तो अपोजिट हो जाएगी, m किसका हो गया -1, l क्या हो गया -3, t क्या हो गया माइनस था तो 4, a क्या हो गया माइनस था तो प्लस का 2, ये आगे हमारे इसके डायमेंशंस। ऐसे ही तो करना है, दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो है, बस कर लो नोट डाउन। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला भाई हमारे पास दो बॉडीज हैं, दोनों चार्ज बॉडी हैं, बॉडी ए बॉडी बी। ए पर मेरा चार्ज है भाई -2 माइक्रोकूलम, यहां पे मेरा चार्ज है +4 माइक्रोकूलम। बताओ नेचर ऑफ फोर्स क्या होगी, और भाई फोर्स क्या होगी। नेचर ऑफ फोर्स से मतलब एट्रैक्टिव या रिपल्सिव, और कितनी होगी वो हम बता सकते हैं, एट्रैक्टिव। बहुत बढ़िया, क्यों अनलाइक चार्जेस, मैंने बोला भाई दोनों सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस 2 मीटर। करके बता दो। कितना 2 और तुम्हारा 4, 18 10 की पावर 9। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। हमने बोला भाई k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 की पावर 9, q1 q2 कितना 2 और 4, 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर
-6, क्योंकि क्या है, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -6 होती है। 2 है हमारे, तो मैंने बोल दिया 10 की पावर -6 और -6 कितना हो गया, -12। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 4 से 4 काट दिया, 18 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया हमारा आंसर। यूनिट क्या होगी, न्यूटन, याद रखो। एक और क्वेश्चन करके बताओ, मैं वैल्यू ले लेता हूं, 4 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम, और बीच का डिस्टेंस बोल देता हूं 10 सेंटीमीटर। अब बताओ भाई नेचर क्या होगा और फोर्स का वैल्यू कितनी आएगी, करके बता दो। चलो देख लेते हैं कैसे होगा। सिंपल है हमारा, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 कितना, 4 इंटू 10 40, 40 इंटू कितना 10 की पावर -12, 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, ये है ना हमारा 10 पर -6, 10 की पावर -6, तो कर दी वैल्यू पुट 10 पर -12 अपॉन में आर, देखो सेंटीमीटर में है, मीटर में करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 का स्क्वायर। तो मैंने बोल दिया ये क्या हुआ, 10 की पावर -2 या 10 इंटू 10 की पावर -2, सिर्फ 10 की पावर -2 होगा ना हमारा। अब कर देते हैं सॉल्व। एक चीज बताओ, 9 4 जा 36, 12 में से 10 गया, 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 0.1 मतलब 10 की पावर -2, क्या ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमें कितना मिला, 36 न्यूटन। क्या था इजी क्वेश्चन, बस मैंने यूनिट कन्वर्ट कर दी, तुम लोग उसमें कंफ्यूज हो गए, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। कर लो नोट डाउन। कूलॉम्स लॉ में एक चीज तुम लोग को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जितनी फोर्स ये बॉडी इस पे लगा रही है, उतनी फोर्स ये बॉडी इस पर लगाएगी। हमेशा फोर्स एम ए ड्यू टू बी इक्वल होगी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के। जितना ए बी पे लगा रही है उतना ही बी ए पे लगाएगा। वेक्टर फॉर्म बोलती क्या होगा, ऊपर एरो और सिंबल किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, बस ये डिफरेंस रहता है। क्यों, दोनों फोर्स तो अलग अलग डायरेक्शन में लगाएंगे ना, तभी तो रिपेल या तभी तो अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज थोड़ी नहीं करते। तो इन चीजों को रखना है हमें ध्यान। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो। A proton and electron, क्वेश्चन है हमारा, a proton and an electron are placed (1.6 centimeter) apart in free space. Find the magnitude and nature of electrostatic force between them. करके बता दो। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, बीच की दूरी 1.6 सेंटीमीटर है। बताओ भाई दोनों के बीच फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, बस सिंबल अपोजिट होता है। तो मैंने बोल दिया के कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19, Q2 कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन आर कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -2, सेंटीमीटर को कर दिया मीटर में, इसका हो रहा है स्क्वायर, मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -2, 1.6 1.6 1.6 1.6 -2, यहां पे कटा कितना बचा -17, यहां कटा कितना बचा -17 -17 -34, उसमें से हटा दिया 9, कितना बचा -25, और यहां न्यूमेरिकल क्या सिर्फ 9 ही तो है, तो कितना आया 9 इंटू 10 की पावर -25 यूनिट। बस हमें यही तो करना था, इसमें कर लो नोट डाउन। तो लिखो क्वेश्चन, द न्यूक्लियस
यू किसका सिंबल है? यूरेनियम। लिखो नीचे 92 पर 238 emits अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस। ये रहा हमारा सिंबल, ये किसका है? यूरेनियम। नीचे 92 पर 238 emits अल्फा पार्टिकल हीलियम। हीलियम का सिंबल पता है ना? He। नीचे 2 ऊपर 4, नीचे 2 ऊपर 4। एट एनी इंस्टेंट अल्फा पार्टिकल इज, एट एनी इंस्टेंट अल्फा पार्टिकल इज एट डिस्टेंस ऑफ 9 into 10 की पावर -15 -15 मीटर from the center of nucleus of uranium, full stop. What is the force? On alpha particle at this instant, at this instant करके बता दो। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया भाई हमारे पास एक यूरेनियम है, इस यूरेनियम में से क्या निकल रहा है? एक अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल निकला तो कितने प्रोटॉन लेके निकला? 2 लेके निकला। जो चार्ज था पहले कितना था? जो मेरा पहले चार्ज था Q1 वो था 92। अब क्या हुआ? इसमें से 2 निकल गए तो कितना बचा? 90 E। चार्ज क्या? 90 E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक का चार्ज कितना होता है? तो ये मुझे मिल गई भाई Q1 की वैल्यू। Q2 कितना है? हीलियम की बात की गई है, ये है हमारा। तो ये कितना हो गया? 2E। अगर मैंने बोला कि भाई फोर्स कितनी लग रही है? 9 into 10 की पावर 9 into Q1 Q2 90 E into 2E पूरे के अपॉन में डिस्टेंस कितना? 9 into 10 की पावर -15 का स्क्वायर। क्या मैं इसको कर सकता हूं सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? इंटू 9 into 10 की पावर -15 स्क्वायर का। तो ये मतलब होता है, एक 9 से ये कट गया, एक 9 से ये कट गया, इधर क्या बचा? 10। यहां पे आ गई मेरी वैल्यू नॉर्मल। 2 into 10 कितना हुआ? 20 इंटू ई का स्क्वायर। क्या मैं उसको बोल सकता हूं? 1.6 into 10 की पावर -19 इंटू 1.6 into 10 की पावर -19 अपॉन में क्या है? 10 की पावर -30। यहां देखो 10 की पावर 9 हमारा रह गया है इंटू 10 की पावर 9। क्या अब मैं बाकी सॉल्व कर सकता हूं? सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे हमारा आंसर आएगा 512 यूनिट न्यूटन।